हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडोस्टार एकेडमी। इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रेडिंग। शेयर मार्केट सीखेंगे, पूरा बेसिक से सीखेंगे। मैं ऐसा कंसिडर करूंगा कि आप लोगों को ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता और उस प्रकार से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। नाउ हमें पूरे कोर्स में सीखना है ट्रेडिंग। लेकिन ट्रेडिंग मतलब क्या? व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग करना मतलब क्या करना? मुझे मेरी जिंदगी में ट्रेडर बनना है, मतलब क्या बनना है? क्या होता है ट्रेडिंग? व्हाट इज ट्रेडिंग? देखो, ट्रेडिंग मीन्स सिंपल। ट्रेडिंग मीन्स बाय एंड सेल। इसको ही कहा जाता है ट्रेडिंग। खरीदना और ज्यादा भाव में बेचना, उसको ट्रेडिंग कहा जाता है। अगर आप रास्ते से गुजरते हो तो आपने देखा होगा कई सारे शॉप्स पर लिखा हुआ होता है XYZ ट्रेडर्स। वो लोग क्या करते हैं, कुछ चीजें होलसेल भाव में खरीदते हैं और फिर उन्हें ज्यादा भाव में बेच देते हैं और उससे मुनाफा कमाते हैं। तो उन लोगों को भी ट्रेडर्स कहा जाता है। यहाँ पर हम भी बाय सेल करने वाले हैं, लेकिन किसकी? डिफरेंट कंपनियों के डिफरेंट शेयर्स की। सो ट्रेडिंग करना मतलब क्या? ट्रेडिंग करना मतलब बाय एंड सेल, सिंपल। अभी देखो, हमारे इंडिया में बेसिकली तीन प्रकार की मार्केट है। पहला मार्केट जो होता है इक्विटी मार्केट, आपने सुना ही होगा। सेकेंड, कमोडिटी मार्केट। एंड थर्ड मार्केट जो होता है सबका पसंदीदा मार्केट, जहां पर सब लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं, दैट इज डेरिवेटिव्स मार्केट। डेरिवेटिव्स, ओके। अभी हमने देखा ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब मैंने आपको बोल दिया, ट्रेडिंग मीन्स बाय एंड सेल, सिंपल। इसको ट्रेडिंग कहा जाता है। अभी इक्विटी मार्केट मतलब क्या? व्हाट इज इक्विटी मार्केट? इक्विटी मार्केट मतलब ऐसा मार्केट जहां पर अपन ट्रेडिंग करते हैं, बाय सेल करते हैं अलग अलग कंपनियों के अलग अलग शेयर्स की। जैसे कि रिलायंस, टाटा मोटर, टाटा पावर, एटसेट्रा, जितने भी शेयर्स लिस्टेड है, अगर उन कंपनियों में अपन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है इक्विटी मार्केट। लेट सपोज आपसे किसी ने पूछा कि इक्विटी मार्केट क्या होता है, तो आप सिंपली बता सकते हो ऐसा मार्केट जहां पर अपन अलग अलग कंपनियों के अलग अलग शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं, उस मार्केट को कहा जाता है इक्विटी मार्केट। नाउ सेकेंड मार्केट, कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट मतलब क्या? ऐसा मार्केट जहां पर अपन ट्रेडिंग करते हैं, बाय सेल करते हैं नेचुरल रिसोर्सेस में। ऐसी चीजें जो हमें कुदरत ने दी हुई है, ऐसी चीजें जो हमें नेचर ने दी हुई है, जो इंसान ने नहीं बनाई हुई। ऐसी कौन सी चीजें? फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल। जब हम इन चीजों में ट्रेडिंग करते हैं तो उस मार्केट को कहा जाता है कमोडिटी मार्केट। मतलब कोई बंदा आपसे पूछता है कि भाई कमोडिटी मार्केट क्या होता है, तो आप सिंपली बता सकते हो ऐसा मार्केट जहां पर अपन नेचुरल रिसोर्सेस में ट्रेडिंग करते हैं, उसको कहा जाता है कमोडिटी मार्केट। नाउ थर्ड वन, डेरिवेटिव्स मार्केट। क्या होता है डेरिवेटिव्स मार्केट? ऐसा मार्केट जहां पर अपन ट्रेडिंग करते हैं, मतलब बाय सेल करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अभी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं, मैं आगे जाके आपको डीप में बताऊंगा कि फ्यूचर ऑप्शंस क्या होते हैं। जैसे कि इसमें हम इंडेक्स वगैरह सब ट्रेड करते हैं, जैसे आपने सुना होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सब चीजें हम इसमें ट्रेड करते हैं। तो अभी हमने देखी तीन प्रकार की मार्केट, इक्विटी, कमोडिटी एंड डेरिवेटिव। इक्विटी मार्केट मतलब ऐसा मार्केट जहां पर अपन अलग अलग कंपनियों के शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं। कमोडिटी मार्केट मतलब ऐसा मार्केट जहां पर अपन नेचुरल रिसोर्सेज में ट्रेडिंग करते हैं। एंड डेरिवेटिव्स मार्केट मतलब ऐसा मार्केट जहां पर अपन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ हमारे पास कुछ एक्सचेंजेस है, आप लोगों को पता ही होगा डिफरेंट टाइप के एक्सचेंजेस है, बट मेनली हम दो ही एक्सचेंजेस यूज करते हैं। फर्स्ट, NSE, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और दूसरा जो है दैट इज BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वैसे तो एक्सचेंजेस काफी सारे हैं, लेकिन मेनली हम ये दो एक्सचेंजेस यूज करते हैं बिकॉज ऑफ वॉल्यूम एंड वोलेटिलिटी फैक्टर। एक्सचेंज, ओके। अभी एक्सचेंज क्या होता है? देखो, वर्ड में ही इसका मतलब छुपा हुआ है, एक्सचेंज करना, बाय एंड सेल करना। ओके, जैसे कि लेट सपोज अगर आपको सब्जियां खरीदनी है तो हमें वेजिटेबल मार्केट में जाना होता है। तो अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं तो उसी प्रकार से हमें एक्सचेंजेस में आना होता है। अभी हमारे पास मेनली दो एक्सचेंजेस यूज होते हैं, NSE एंड BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE में कुल मिलाकर अगर आप देखो तो 2100 ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है एज पर द 2022 डेटा। 2022 के एंडिंग तक जो डेटा हमें मिला है उससे ये पता चलता है कि NSE में 2100 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है और BSE में ऑलमोस्ट 6800 प्लस कंपनीज लिस्टेड है। ओके, अभी इसके कुछ इंडाइसेस भी है। इंडाइसेस, वर्ड में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। इंडाइसेस, इंडिकेट करना, जैसे हमारे बाइक को इंडिकेटर होता है, हम पिछले वाले बंदे को इंडिकेशन देने का काम करते हैं। इंडाइसेस, सो NSE का इंडाइसेस जो है दैट इज निफ्टी,
और बीएससी का जो है दैट इज सेंसेक्स। ये चीजें, ये नाम आपने सुने ही होंगे, निफ्टी एंड सेंसेक्स। सो निफ्टी में इस 2100 कंपनी में से टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड होती है, टॉप 50 कंपनी लिस्टेड होती है। सेंसेक्स में इन 6800 कंपनियों में से टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड होती है। ओके, टॉप 30। अभी सवाल यहाँ पर यह आता है कि आपके पास एक्सचेंजेस थे, मतलब एनएससी बीएससी था, तो इंडाइसेस लाने की जरूरत क्यों पड़ी होगी? क्या लगता है आपको, क्यों इंडाइसेस मार्केट में लाए गए होंगे? इंडाइसेस लाने का पर्पस क्या होगा, क्यों इंडाइसेस लाए गए मार्केट में? देखो, इंडाइसेस वर्ड में ही उसका मतलब छुपा हुआ है। इंडाइसेस, इंडाइसेस मतलब इंडिकेट करना, इंडिकेट। क्या इंडिकेट करता होगा हमारा निफ्टी और सेंसेक्स, क्या इंडिकेट करेगा? क्यों निफ्टी और सेंसेक्स लाया गया? ओके, अभी देखो, जैसे कि मैंने आपको कहा कि एनएसई में टोटल 2100 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है और बीएसई में टोटल 6800 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है। लेट्स सपोज अगर आपको चेक करना है कि हमारे इंडिया का स्टॉक मार्केट कहाँ पर जा रहा है, पॉजिटिव है या निगेटिव, तो आप कैसे चेक करोगे? अगर आप कुल मिलाकर 2100 और 6800 कंपनियां चेक करने जाओगे तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए इंडाइसेस लाने की ज़रूरत पड़ी। इंडाइसेस हमें इंडिकेट करता है कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी आज कहाँ पर चल रही है। अगर निफ्टी 50 और सेंसेक्स आज पॉजिटिव है तो इसका मतलब ऐसा होता है कि हमारे इंडिया का स्टॉक मार्केट भी आज पॉजिटिव है। अगर निफ्टी 50 सेंसेक्स आज नेगेटिव है, नीचे गिर रहा है, तो इसका मतलब ऐसा होता है कि आज हमारे इंडिया का स्टॉक मार्केट भी नीचे गिर रहा है। तो सिंपल, अगर किसी ने आपसे पूछा कि भाई इंडाइसेस क्यों है, तो आप सिंपली बता सकते हो इंडिया का स्टॉक मार्केट रिप्रेजेंट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए। जैसे कि देखो, यहाँ पर निफ्टी जो था आज निगेटिव था, ऑलमोस्ट 164 पॉइंट से निगेटिव था, 0.93% से आज निगेटिव था। तो इसका मतलब ऐसा कि आज हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट गिरा हुआ है, इंडियन स्टॉक मार्केट भी आज निगेटिव है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, ट्रेडिंग करते वक्त आपको दो चॉइसेस होते हैं। एक तो कोई भी पर्टिकुलर शेयर आप एनएससी में ट्रेड कर सकते हो या बीएससी में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, लेट सपोज मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ आईटीसी शेयर। तो आईटीसी टाइप करने के बाद आप देख सकते हो आईटीसी को मैं एनएससी में भी ट्रेड कर सकता हूँ, बाय सेल कर सकता हूँ, एज वेल एज मैं आईटीसी को बीएससी में भी ट्रेड कर सकता हूँ, बाय सेल कर सकता हूँ। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद में रखनी है कि आपको ट्रेडिंग करते वक्त हमेशा एनएससी चूज करना है, बीएससी करना नहीं है। मैं इसको एनएससी में ऐड करूंगा, बीएससी में नहीं करूंगा। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों मैं एनएससी में उसको ऐड करूंगा, क्यों बीएससी में नहीं करूंगा? एनएससी, व्हाई नॉट बीएससी? तो देखो, एनएससी में जो है वॉल्यूम ज़्यादा होता है। वॉल्यूम मतलब एक समय में कितने ज़्यादा शेयर्स ट्रेड होते हैं, लिक्विडिटी ज़्यादा होती है एनएससी में, टोटल नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताने की कोशिश करूँ तो एनएससी में ट्रांजेक्शन ज़्यादा होती है, बाइंग सेलिंग ज़्यादा होती है। ओके, देवान घेवान जो है शेयर की, खरीदना बेचना ज़्यादा होता है एनएससी में एज कम्पेयर टू बीएससी। सो इसलिए हमें लिक्विडिटी ज़्यादा होना ज़रूरी है। अभी ट्रेडिंग कैसे होती है? लेट सपोज यहाँ पर कोई बंदा है, राहुल नाम का कोई बंदा है, उसको अगर रिलायंस के 100 शेयर बाय करने हैं, तो बंदा कब बाय कर पाएगा? जब सामने से कोई 100 शेयर सेल करेगा रिलायंस से, तब जाकर राहुल बाय कर पाएगा, और एल्स राहुल बाय नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से ट्रेडिंग चलती है। एनएससी में भीड़ ज़्यादा होने के कारण, ट्रांजेक्शन ज़्यादा ज़्यादा होने के कारण हम बाय सेल एकदम फास्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं आती। वैसे अब तक बीएससी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन फॉर सिक्योरिटी पर्पज, सेफ्टी पर्पज, वॉल्यूम ज़्यादा होना अच्छा होता है, इसलिए हम ट्रेडिंग करते वक्त एनएससी चूज करते हैं, बीएससी नहीं करते। क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ आप लोगों ने सुना ही होगा आईपीओ। क्या होता है आईपीओ? आईपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इट्स कॉल्ड एज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में पब्लिक को ऑफर करना, मतलब देना। कंपनियां स्टार्टिंग में पब्लिक को देती है, क्या देती है? शेयर्स, शेयर्स देती है। ओके, अभी कंपनियां आईपीओ क्यों लाती, समझो। लेट सपोज कोई कंपनी है ट्रेडोस्टार नाम की, जैसे कि अपने एकेडमी का नाम ट्रेडोस्टार है, तो हम ट्रेडोस्टार का एग्जांपल लेते हैं, ट्रेडोस्टार एकेडमी। लेट सपोज ट्रेडोस्टार बिजनेस कर रही है, एक्स वाई जेड बिजनेस कर रही है, और ट्रेडोस्टार को चाहिए 10 करोड़ रुपए अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, बिजनेस ग्रोथ करने के लिए। सो कंपनी आईपीओ लाती है। अभी देखो, 10 करोड़ अगर ट्रेडोस्टार को चाहिए, तो ट्रेडोस्टार वाले क्या कर सकते हैं? उनके पास काफ़ी सारे तरीके, जैसे कि वो बैंक से लोन ले सकते हैं, पहली बात। दूसरा, इससे उससे पैसा, मतलब इलीगल लोन ले सकते हैं। थर्ड, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से पैसे ले सकते हैं। और चौथा, आईपीओ भी ला सकते हैं।
इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अभी देखो, लेकिन ट्रेडोस्टार वाले काफ़ी स्मार्ट होते हैं। अगर बैंक से लोन लेते हैं 10 करोड़ रुपए का, तो बैंक को क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट, ईएमआई पे करना पड़ेगा। तो इसलिए ट्रेडोस्टार ये ऑप्शन चूज़ नहीं करती। इलीगल लोन लेते हैं तो वहाँ पर भी रिस्क आई, ईएमआई आया, तो ये भी ऑप्शन गया। फ्रेंड्स एंड फैमिली से 10 करोड़ रुपए लेना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो लास्ट ऑप्शन आता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब अभी ट्रेडोस्टार क्या करेगी देखो, ट्रेडोस्टार जो कंपनी है अभी क्या करेगी, अपनी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर लेगी। लिस्ट कर लेने के बाद जो पहला स्टेप होता है कि आपको आपके खुद की कंपनी का आईपीओ लाना होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आपको चाहिए 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ चाहिए। यहाँ पर आ गए लोग, आप क्या करोगे, लोगों को 10 करोड़ रुपए के शेयर्स बांटोगे और लोगों से 10 करोड़ रुपए लोगे पैसे। ओके, अभी अगर ट्रेडोस्टार चाहे तो बैंक से भी पैसा ले सकती थी, लेकिन बैंक से पैसा लेती तो वहाँ पर ईएमआई पे करना पड़ता, इंटरेस्ट पे करना पड़ता। तो इसलिए ट्रेडोस्टार ने वो ऑप्शन चूज नहीं किया। ट्रेडोस्टार ने आईपीओ का ऑप्शन चूज किया, सो दैट उन्हें ऐसा पैसा मिले जहाँ पर उन्हें इंटरेस्ट पे करने की जरूरत ना हो। ओके, इसलिए ट्रेडोस्टार ने आईपीओ लाने का सोचा और आईपीओ ला लिया। सो बेसिकली कोई भी कंपनी अगर मैं आपसे पूछूं तो आईपीओ क्यों लाती है? फर्स्ट, एकदम बेसिक, अपना जो फंड है जनरेट करने के लिए आईपीओ लाती है। दूसरा, अगर ट्रेडोस्टार पे कोई डेप्ट है, कोई कर्जा है, तो आईपीओ के माध्यम से जो पैसा आता है, आया हुआ पैसों से कुछ हिस्सा अपना कर्ज चुकाने के लिए भी ट्रेडोस्टार यूज कर सकती है। मतलब टू पे ऑफ द डेप्ट, डेप्ट को पे करने के लिए भी कंपनी आईपीओ लाती है। तीसरा, अपना एक कंपनी का प्रोफाइल जो है मार्केट में बढ़ाने के लिए भी कंपनी आईपीओ लाती है। सो ऐसे काफ़ी सारे रीजंस है आईपीओ लाने के पीछे। ओके, आई होप आप लोगों को पता चल चुका होगा कि कोई भी कंपनी आईपीओ क्यों लाती है। यस, ये बेसिक बेसिक रीजंस है आईपीओ लाने के। सबसे पहला कि फंड रेज करना। अभी देखो, ट्रेडोस्टार ने आईपीओ लाया, 10 करोड़ रुपए का 10 करोड़ रुपए जनरेट कर लिए लोगों से। अभी इन पैसों पे तो ट्रेडोस्टार को कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। अभी इस ट्रेडोस्टार क्या करेगी, ट्रेडोस्टार की कंपनी लिस्ट हो चुकी है। लिस्ट मतलब शेयर मार्केट में इसके शेयर्स आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट में लिस्ट होने के बाद और 5-10 साल मार्केट में रहने के बाद, एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के बाद, अपना बिजनेस ग्रो करने के बाद, बिजनेस एक्सपेंशन करने के बाद, ट्रेडोस्टार क्या करती है, आईपीओ का उल्टा करती है, जिसको कहा जाता है बायबैक। बायबैक, बायबैक मतलब क्या, फिर से खरीद लेना। यहाँ पर आ गए लोग, पीपल। आईपीओ में क्या किया था, लोगों को शेयर्स बांटे थे और लोगों से पैसे लिए थे। अभी ट्रेडोस्टार बायबैक में क्या करेगी, लोगों को ज्यादा पैसा बांटेगी, मनी, और लोगों से अपने अपने शेयर्स जो है फिर से खरीद लेगी। क्यों ऐसा, कंपनी ऐसा क्यों करेगी? क्यों कंपनी अपने खुद के शेयर्स खरीदते, क्यों कर सकती है कंपनी ऐसा, क्यों बायबैक करेगी? देखो, सिंपल सी बात है। अगर ट्रेडोस्टार के पास अपने खुद के 50% शेयर्स है और बाकी ये 50% शेयर्स जो है लोगों के पास है, लेट सपोज इसके पास 10%, इसके पास 10, इसके पास 10, इसके पास 10। अगर बायबैक में 3 लोगों ने अपने शेयर्स टेरोस्टार को फिर से बेच दिए, तो टेरोस्टार के पास हो जाएगी 50% प्लस 30%, दैट इज टोटल 80% शेयर्स। मतलब कंपनी जहाँ पर पहले 50% कंपनी की ओनर थी, अभी 80% हो चुकी थी। जहाँ पर कंपनी को पहले 50% अपना प्रॉफिट मिलता था, अभी 80% प्रॉफिट मिलेगा। समझ रहे हो? सो कंपनी ऐसा क्यों करती है, बायबैक क्यों करती है? अपना खुद का ओनरशिप कंपनी में बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक अपने पास रख सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अपने पास रख सके, इसलिए कंपनी बायबैक करती है। आई होप आपको पता चल चुका होगा। देखो, कंपनी काफ़ी स्मार्ट होती है। कंपनी ने पहले क्या किया, आईपीओ लाया, लोगों को शेयर्स बांटे और लोगों से पैसे लिए। जो पैसा मिला है दैट इज 10 करोड़ रुपीज कंपनी के पास आए। सो 10 करोड़ से क्या किया, उन्होंने अपना बिजनेस ग्रो कर लिया, एक्सपांड कर लिया। ग्रो करने के बाद 5-10 साल मार्केट में रहने के बाद कंपनी फिर से उल्टा करती है, बायबैक करती है। इस केस में कंपनी क्या करेगी, लोगों को पैसा बांटेगी और लोगों से अपने अपने शेयर जो है फिर से खरीद लेगी। मतलब पहले क्या किया, लोगों से पैसा लिया, उनका पैसा यूज कर कर बड़े हुए, बिजनेस ग्रो किया और फिर से लोगों को ज्यादा पैसे बांटे और अपने अपने शेयर्स फिर से खरीद लिए और कंपनी और बड़ी हो गई और अपना ओनरशिप कंपनी में बढ़ा दिया। सो कंपनी का जो मूव होता है स्मार्ट मूव होता है। आई होप आपको पता चल चुका होगा। अभी बेसिकली ट्रेडिंग के जो टाइप्स होते हैं, दो ही टाइप होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। फर्स्ट वन इज इंट्राडे, इंट्राडे, एंड सेकेंड वन इज लॉन्ग टर्म। इंट्राडे एंड लॉन्ग टर्म। इंट्राडे मतलब क्या, देखो अभी हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है स्टार्ट होता है 9:15 बजे और खत्म होता है 3:30 बजे। सो इस वक्त, इसी वक्त में आपको ट्रेडिंग करना होता है। कोई शेयर अगर आपने बाय किया हो तो उसे उसी वक्त में आपको सेल करना होता है, मार्केट क्लोज होने से पहले, तो उसको कहा जाता है इंट्राडे,
उसके वर्ड में उसका मतलब छुपा हुआ है। इंट्राडे मतलब एक ही दिन के अंदर बाय सेल करना इज कॉल्ड एज इंट्राडे। नाउ सेकंड वन इज लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब क्या? देखो, लॉन्ग टर्म वर्ड में इसका मतलब है लॉन्ग टर्म। अगर आपने कोई शेयर आज बाय किया हुआ है तो आप उसे कभी भी सेल कर सकते हो। इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस होगी कि आप उसको सेल कब करना चाहोगे। उसको कहा जाता है लॉन्ग टर्म। ओके, अभी हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं पहले तो। इंट्राडे, ओके, नाउ अंडरस्टैंड कि अगर कोई शेयर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आपने क्या किया, इसे 100 रुपए में बाई कर लिया और बाद में इसे 200 रुपए में सेल कर दिया। आपका कितना प्रॉफिट होगा? आपका हुआ 100 पॉइंट, दैट इज 100 रुपीज पर क्वांटिटी। मतलब है जो है टिपिकल प्रोसेस है। कोई चीज मैंने शॉप में जाकर 100 रुपीज को बाय कर ली और बाहर आकर किसी बंदे को उसे 200 रुपए में बेच दिया, मेरा उसमें प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज। मतलब एक चीज आपको समझनी है, अगर कोई भी शेयर के दाम बढ़ने वाले हो या कोई भी शेयर ऊपर जाने वाला हो तो उसे पहले बाय करना होता है, बाद में सेल करना होता है। ओके, ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अभी इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइएगा। अभी लेट सपोज कोई शेयर नीचे गिर रहा है और आपको गिरने वाले शेयर से पैसा कमाना है, मुनाफा कमाना है, तो आप क्या कर सकते हो? अगर ऊपर जाने वाला हो तो पहला बाय करना चाहिए, बाद में सेल करना चाहिए। लेकिन नीचे आने वाला हो तो क्या करना चाहिए? सो गाइस, इस केस में हमें पहले करना पड़ता है सेल और बाद में बाय। लेकिन यहाँ पर सवाल ऐसा आता है कि अगर कोई चीज़ मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है तो मैं पहले सेल कैसे कर सकता हूँ भाई? अगर कोई चीज़ मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है तो मैं सेल कर ही नहीं सकता ना। कि यहाँ पर मैं पहले बाय कर सकता हूँ, कोई भी चीज़ शॉप में जाके, बाहर आके उसे सेल कर सकता हूँ। लेकिन इस केस में अगर मेरे पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो मैं पहले सेल कैसे करूँगा? तो हम शेयर मार्केट में इसको कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है शॉर्ट सेलिंग। कोई भी चीज़ को पहले सेल करना, बाद में जाकर बाय करना, दैट इज शॉर्ट सेलिंग। देखो, लेट सपोज यहाँ पर कोई बंदा है राहुल नाम का। अभी राहुल के पास कोई चीज़ नहीं है लेकिन वो उसे सेल करना चाहता है, तो क्या करेगा राहुल? जिनका डीमैट अकाउंट यूज़ करता है, लेट सपोज राहुल के पास है ज़ेरोधा का डीमैट अकाउंट। ओके, सो राहुल को अगर पता चला कि यार मुझे कोई चीज़ सेल करनी है, तो राहुल इनसे वो चीज़ बोरो कर कर, मतलब उधार लेकर पहले उसे सेल कर सकता है। कैसे? हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। लेट सपोज राहुल ने क्या किया, ज़ेरोधा से एक नोकिया का फ़ोन बोरो किया। नोकिया का फ़ोन बोरो किया मतलब उधार ले लिया। ओके, कुछ समय के लिए नोकिया का फ़ोन बोरो किया और उसने उसे 10,000 रुपए में अपने फ्रेंड को सेल कर दिया, पहले सेल कर दिया। तो अभी राहुल के पास कितने पैसे आए? राहुल के पास आए टोटल 10,000 रुपए। लेकिन राहुल को 2-3 घंटे के बाद पता चला कि यार उसी नोकिया फ़ोन की कीमत अब कम हो चुकी है। वो नोकिया का फ़ोन 10,000 से सीधा 7,000 पर आ गया है। तो राहुल ने क्या किया, राहुल फिर से शॉप में गया और शॉप में जाके उसे फिर से बाय कर लिया। तो अभी राहुल के पास कितने पैसे बचे? 3,000 रुपए बचे। और बाय किया हुआ नोकिया का फ़ोन जिनसे बोरो किया था, उधार लिया था ज़ेरोधा वालों से, उन्हें फिर से रिटर्न कर लिया। लेकिन इस प्रोसेस में राहुल का जो टोटल प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हुआ, दैट इज 3,000 रुपीज। तो इसी प्रकार से शॉर्ट सेलिंग स्टॉक मार्केट में भी वर्क होता है। अगर आपको ऐसा पता चलता है, अगर आपके एनालिसिस से आपको ऐसा समझता है कि कोई पर्टिकुलर शेयर नीचे गिरने वाला है, तो आप पहले उसे सेल कर सकते हो, बाद में उसे बाय कर सकते हो, भले ही वो शेयर आपके पास अवेलेबल ना हो। लेकिन जिनका डीमैट अकाउंट आप यूज करते हो, उनसे बोरो कर कर, उधार लेकर या उन्हें ऑर्डर देकर पहले आप उसे सेल कर सकते हो, बाद में बाय कर सकते हो। इस प्रोसेस को कहा जाता है शॉर्ट सेलिंग। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अगर चलो फिर से एक बार मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। शॉर्ट सेलिंग, यहाँ पर राहुल है, यहाँ पर है ज़ेरोधा, यहाँ पर है ज़ेरोधा। राहुल ने क्या किया, लेट सपोज ज़ेरोधा वालों से एक बिस्लरी की बोतल उधार ले ली, बोरो कर ली कुछ देर के लिए, और उसे 20 रुपए में अपने कोई फ्रेंड को सेल कर दिया। तो अभी राहुल की जेब में कितने पैसे आए? 20 रुपए आए। लेकिन 2-3 घंटे बाद राहुल को पता चला कि यार बिस्लरी के दाम तो नीचे गिर गए, बिस्लरी 20 पैसे 15 रुपए पर आ गई। तो उसने शॉप में जाके क्या किया, फिर से 15 रुपए को उसे बाय कर लिया। तो अभी राहुल के पास कितने पैसे बचे? 20 रुपए थे, 15 रुपए को बाय कर लिया, तो 5 रुपए बचे। और बाय किया हुआ बिस्लरी जिनसे उधार लिया था उन्हें फिर से रिटर्न कर दिया। इस प्रोसेस में राहुल का प्रॉफिट हुआ 5 रुपीज। तो इस प्रकार से शॉर्ट सेलिंग वर्क होता है। अभी ये सब चीजें हमें स्टॉक मार्केट में करने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि उधार मांगना वगैरह। आपको क्या करना है, आप यहाँ पर आए, जैसे कि आईटीसी का शेयर है, यहाँ पर आपको डायरेक्टली सेल का ऑप्शन आएगा, आपको खाली सेल के बटन पर क्लिक करना है। यस,
आप जब सेल पर क्लिक करते हो तो आप यहाँ पर सेल का ऑप्शन आ जाता है, आप तो सेल कर सकते हो। ये प्रोसेस अंदर से किस प्रकार से वर्क होता है उसे समझने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से आप अपने ब्रोकर से उसे बोरो कर सकते हो, उधार ले सकते हो। बाकी ऊपर के ऊपर सबको पता होता है कि सेल करना चाहिए, बाद में बाय करना चाहिए, लेकिन डीप में अंदर से प्रोसीजर किस प्रकार से वर्क होता है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की शॉर्ट सेलिंग की प्रोसेस में। अभी देखो, शॉर्ट सेलिंग जो है खाली इंट्राडे में यूज होता है। मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर कोई स्टॉक ऊपर जाने वाला हो तो पहले उसे बाय करना होता है और बाद में सेल करना होता है। कोई स्टॉक नीचे आने वाला हो तो पहले उसे सेल करना होता है, बाद में बाय करना होता है। इसको कहा जाता है शॉर्ट सेलिंग। ओके, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होता। लॉन्ग टर्म में अगर कोई चीज़ ऊपर जाने वाली हो तो पहले उसे बाई करना होगा और बाद में सेल ही करना होगा। इस केस में अपन उसे पहले सेल नहीं कर सकते। शॉर्ट सेलिंग खाली हम इंट्राडे में ही कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में नहीं कर सकते। ओके, आई होप गाइस आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आई हो। नाउ चलो आगे बढ़ते हैं फिर से। अभी देखो, सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक सी चीज़ें हमने सीख ली, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है स्टॉक मार्केट में, दैट इज कि कब कौन सा शेयर बाय करना चाहिए और बाय किया हो तो उसे सेल कब करना चाहिए और क्यों वही शेयर आपको बाय करना चाहिए। उसके लिए आपको करना पड़ता है एनालिसिस। एनालिसिस मतलब स्टडी करना पड़ता है। अभी एनालिसिस के दो टाइप होते हैं, जैसे कि पहला होता है फंडामेंटल फंडामेंटल एनालिसिस एंड सेकेंड वन इज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल, भाई फंडामेंटल मतलब क्या। लेट सपोज मुझे रिलायंस में अगले कुछ सालों के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, तो कंपनी किसकी है, कब चालू हुई थी, कंपनी पर कर्जा कितना है, कंपनी के एसेट्स, कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का पिछले कुछ सालों का परफॉर्मेंस चेक करना, इन सब चीज़ों को चेक करना, इसको कहा जाता है फंडामेंटल एनालिसिस, जो आपको एक्सपर्ट कोर्स में पूरी तरह से और एकदम डीप में सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से करना होता है। सब चीज़ें आपको सिखाई जाएगी वहाँ पर। ओके, नाउ टेक्निकल। अभी टेक्निकल, द वर्ड इंडिकेट्स इटसेल्फ। टेक्निकल मतलब कुछ चीजें टेक्निकल हुई। अभी टेक्निकल में फिर से दो टाइप आते हैं। पहला जो होता है दैट इज इंडिकेटर्स। पहला होता है इंडिकेटर्स और दूसरा होता है, इसके लिए अपने एकेडमी फेमस है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइस एक्शन। इंडिकेटर एंड प्राइस एक्शन। अभी इंडिकेटर्स मतलब क्या। अभी देखो, लेट सपोज अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आएगा इंडिकेटर्स। अगर मैं उस पर क्लिक करता हूं तो नंबर ऑफ इंडिकेटर्स आपको नजर आएंगे। ये जब इंडिकेटर्स आप यूज करते हो तो आपको उससे समझ में आएगा कि ये इंडिकेटर्स आपको इंडिकेशन देंगे कि भाई अभी बाय कर या अभी सेल कर। लेकिन देखो, ट्रेडिंग इतना सिंपल होता तो कोई भी बंदा मार्केट से पैसा कमाता। सो इंडिकेटर और प्राइस एक्शन में फ़र्क क्या है? लेकिन अगर जब भी आप इंडिकेटर्स यूज़ करते हो तो प्रॉब्लम ऐसी होती है ना, कुछ इंडिकेटर आपको बाय के इंडिकेशन देते हैं और कुछ इंडिकेटर आपको सेल की इंडिकेशन देते हैं। सो उस केस में आप कंफ्यूज हो जाते हो, ट्रैप होते हो। सो ज़्यादा इंडिकेटर्स पर अगर आप रिलायबल रहोगे तो आपके लॉसेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अभी इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन में फ़र्क क्या है समझो। लेट सपोज यहाँ पर राहुल नाम का बंदा एक कार ड्राइव कर रहा है और उसके पीछे एक अमोल नाम का बंदा कार ड्राइव कर रहा है। लेट सपोज राहुल ने राइट साइड का इंडिकेटर दे दिया तो अमोल को क्या लगेगा कि यार राहुल को राइट साइड में जाना है। लेकिन राहुल ने अगर लेफ्ट साइड में टर्न मार लिया तो क्या हो जाएगा, जो पिछला वाला बंदा है, जो पिछली वाली गड्डी है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। इससे क्या होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, कंफ्यूज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी मैं जो साइकोलॉजी आपको बताना चाहता हूँ उस साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो। मतलब जब हम मार्केट में इंडिकेटर्स यूज करते हैं तो हमारे कंफ्यूज होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। ओके, इंडिकेटर्स। नो, प्राइस एक्शन। लेट सपोज यहाँ पर राहुल है जो कार ड्राइव कर रहा है और उसके पीछे अमोल नाम का बंदा है जो भी कार ड्राइव कर रहा है। अभी इस केस में भले ही राहुल राइट साइड का इंडिकेटर दे या लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दे, जो पिछले वाला बंदा है अमोल, वो क्या करेगा, लेफ्ट इंडिकेटर को भी अवॉइड करेगा और राइट वाले इंडिकेटर को भी अवॉइड करेगा। वो डायरेक्टली ट्रैक करेगा तो राहुल की कार को ही ट्रैक करेगा, इसकी गाड़ी कहाँ पर जा रही है, इंडिकेटर के पास देखेगा ही नहीं। अभी समझने की कोशिश करो साइकोलॉजी। राहुल की गाड़ी को ट्रैक करेगा मतलब हमें क्या करना है, डायरेक्टली मार्केट को ट्रैक करना है, मार्केट को समझना है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना है, चार्ट को रीड करना है, मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है, मार्केट के नेचर को समझना है और उसके बेसिस पर ट्रेडिंग करना है। उसको कहा जाता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। सिंपल। इंडिकेटर्स मतलब ऐसी चीज जो हमें
इंडिकेशन दे कि भाई अभी बाय कर ले या सेल कर ले। जैसे कि हम सिग्नल पर खड़े होते हैं, तो सिग्नल हमें कहता है कि अभी रुको या आगे बढ़ो। उसी प्रकार से मार्केट में कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं जो हमें इंडिकेशन देंगे कि अभी बाय करो या सेल करो। लेकिन अगर आप टोटली इंडिकेटर्स पर रिलायबल रहते हो, डिपेंडेंट रहते हो, तो आपके ट्रैक होने के चांसेस, ट्रैप होने के चांसेस, कंफ्यूज होने के चांसेस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आप प्राइस एक्शन अगर समझते हो, मार्केट को समझते हो, मार्केट के नेचर को समझते हो, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझते हो और सब चीज़ें समझ कर ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हो, तो आप अच्छी खासी ट्रेडिंग कर सकते हो। उसको कहा जाता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। ओके, लेट सपोज प्राइस एक्शन का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। व्हाट इज प्राइस एक्शन? देखो, जैसे कि लेट सपोज अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो किसकी वजह से ऊपर जाता है? बायर्स की वजह से या सेलर्स की वजह से? मार्केट ऊपर किसकी वजह से जाएगा? ऑफकोर्स बायर्स की वजह से जाएगा। और नीचे किसकी वजह से आएगा फिर? नीचे सेलर्स की वजह से आएगा, राइट? अभी देखो, प्राइस एक्शन एकदम बेसिक सा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि क्या होता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। देखो, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आपको इस प्रकार से कैंडल नजर आ रही होगी। ये जो कैंडल है, इसको एक नीचे की तरफ से एक लंबी सी डंडी है। अभी इसको टेक्निकल लैंग्वेज में, प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में इसको किस प्रकार से रीड किया जाता है? इसका मतलब ऐसा होता है, जो नीचे की डंडी ना, वो इस बॉडी को ऊपर ढकेलने की कोशिश कर रही है, ऊपर ढकेलने की कोशिश कर रही है, ऊपर ढकेलने की कोशिश कर रही है। तो फिर इस कैंडल में कौन होगा? बायर्स या सेलर? ऊपर ढकेलने की कोशिश कौन करता है, बायर्स या सेलर? ऑफकोर्स बायर्स। तो देखो, ऐसी कैंडल आई, मार्केट ऊपर चला आया, ऐसी कैंडल आई, मार्केट ऊपर चला आया। अंडरस्टूड? यस। अभी अगर इसके अपोजिट कैंडल आती तो, जिसको लेट सपोज इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखो, इस प्रकार से अगर इसका मतलब ऐसा होता है, जो दंडी है इसको नीचे ढकलने की कोशिश कर रही है, नीचे ढकलने की कोशिश कर रही है, मतलब इसमें सेलर्स है। ऐसी कैंडल है और मार्केट नीचे चला आया। लेकिन देखो गाइस, हर बार ऐसा नहीं होता कि कैंडल उस प्रकार से आई, मार्केट ऊपर नीचे चला गया। हर बार ऐसा नहीं होगा। ऐसी कैंडल आई, मार्केट ऊपर चला गया, या ऐसी कैंडल आई, मार्केट नीचे चला आया। हर बार ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? कि देखो, ऐसी कैंडल तो आनी चाहिए, लेकिन उसके राइट प्लेस पर आनी चाहिए, तभी जाकर वो इफेक्टिव होगी। अगर वो कहीं पर भी मिले आपको, तो इफेक्टिव नहीं होगी। अभी आप पूछोगे कि राइट प्लेस कौन सी, मैं उसको अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि उसके लिए राइट प्लेस कौन सी होती है। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता कि ऐसी कैंडल आई, मार्केट ऊपर चला गया और ऐसे ही नीचे चला आया। ऐसी कैंडल तो आनी चाहिए, लेकिन उसके राइट प्लेस पर आनी चाहिए, तभी जाकर वो इफेक्टिव होगी, तभी जाकर वो वर्क करेगी। ओके, जैसे कि लेट सपोज आपका कोई फ्रेंड है, वो बंदा बन गया पीएसआई या क्लास वन ऑफिसर बन गया। अगर वो बंदा आपके एरिया में आता है, तो आप उसके नाम से उसे पुकार सकते हो। लेकिन अगर आप पुलिस स्टेशन में जाते हो, तो आप उस बंदे को सर ही बोलोगे, राइट है ना? उसकी इमेज पुलिस स्टेशन में ज़्यादा है, आपके एरिया में, आपके नज़रों में इतना कुछ नहीं है। तो उसी प्रकार से हर एक कैंडल जो होती है, अगर अपनी जगह पर ही मिले तो ही इफेक्टिव होती है, अगर कहीं पर भी मिले तो इफेक्टिव नहीं होती। इस केस में अगर आपका बंदा, आपका फ्रेंड जो है पुलिस स्टेशन में मिलता है, तो आप उसकी इमेज अलग होगी, आप उसे सर ही बोलोगे। लेकिन आपके एरिया में आएगा तो आप उसको कैजुअली लोगे, आप उसे उसके नाम से पुकारोगे। तो उसी प्रकार से हर एक कैंडल अपनी जगह पर मिलना काफ़ी ज़रूरी होता है, तभी जाकर वर्क करेगी। अभी कौन सी जगह होती है, मैं उसको अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। प्राइस एक्शन का छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। और एक चीज़, दूसरा एग्जाम्पल मैं प्राइस एक्शन का देता हूँ आपको। देखो, अगर लेट सपोज इसको, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, आपका माइंडसेट जो है मार्केट के माइंडसेट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। लेट सपोज मैंने आपको टास्क दिया कि आपको 100 किलोमीटर नॉन स्टॉप भागना है। क्या आप लोग भाग पाओगे? नो। लेकिन आप लोग ब्रेक ले लेकर जरूर भाग सकते हो, राइट? तो उसी प्रकार से मार्केट का भी होता है। मार्केट को अगर ऊपर जाना हो, तो मार्केट कभी भी एक लाइन में सीधा ऊपर नहीं जाएगा, समझो इस बात को। मार्केट हमेशा क्या करेगा, ज्यादा ऊपर जाएगा थोड़ा ब्रेक, ज्यादा ऊपर जाएगा थोड़ा ब्रेक, ज्यादा ऊपर जाएगा थोड़ा ब्रेक, इस प्रकार से ब्रेक ले लेकर ऊपर जाएगा। सो ये साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो, ऐसा क्यों होता है, ज्यादा ऊपर थोड़ा नीचे, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होता है। वो सब चीजें मैं आपको आगे जाके एकदम डीप में एक्सप्लेन करूंगा। ये प्राइस एक्शन का दूसरा एग्जांपल हो गया। अभी तीसरा एग्जांपल देखते हैं, लास्ट एग्जांपल। लेट सपोज यहाँ पर कोई टेम्पल है। इस टेम्पल में जाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, पहला और दूसरा। पहला जो रास्ता है, स्टेयर केस का रास्ता है। अगर कोई बंदा स्टेयर केस से ऊपर जाता है और यहाँ पर जाने के बाद नीचे गिरता है, तो कैसे नीचे गिरेगा? स्टेयर केस से ही नीचे गिरेगा। लेकिन जो दूसरा रास्ता है, वहाँ पर खाली एक ही स्टेयर केस है। अगर कोई बंदा यहाँ पर सीधे डायरेक्टली हेलीकॉप्टर से ऊपर आए और ऐसे नीचे गिर जाए, तो कैसे नीचे गिरेगा? डायरेक्टली नीचे गिरेगा। समझने की कोशिश करो गाइस, मैं क्या बताना चाहता हूँ। जब कोई भी स्टॉक या शेयर स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाता है, तो नीचे भी उसके आने की संभावनाएं स्टेप बाय स्टेप भी होती है। लेकिन जो स्टॉक एकदम रैपिडली, एकदम फास्ट एक ही झटके में ऊपर जाते हैं, तो गिरते वक्त भी एक ही झटके में नीचे गिरते हैं। सिंपल सी बात है। ओके,
आप चेक कर लो, जो स्टॉक एकदम फास्ट अपना टारगेट अचीव करते हैं, 20-30%, 50% एकदम फास्ट फास्ट दे देते हैं, तो वो स्टॉक नीचे भी ऐसे ही करते हैं। लेट सपोज टीटीएमएल। टीटीएमएल एक टाटा का स्टॉक है। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको इस केस में, देखो समझो। वन डे टाइम फ्रेम, यहाँ पर आ गया मैं वन डे टाइम फ्रेम पे। नाउ अगर आप यहाँ पर देखते हो ध्यान से, ये जो स्टॉक है यहाँ से लेकर यहाँ तक डायरेक्टली एक सिंगल लाइन में ऊपर गया था, लेकिन गिरते वक्त भी डायरेक्टली एक लाइन में सिंगल लाइन में नीचे गिरा। लेकिन इसके नीचे अगर आप देखते हो, इस नीचे इसके नीचे आप देखते हो, तो ये स्टॉक जो है स्टेप बाय स्टेप ऊपर आया था, और गिरते वक्त भी फिर स्टेप बाय स्टेप ही नीचे गिरा है। यहाँ पर डायरेक्टली ऊपर गया, यहाँ पर डायरेक्टली नीचे आया, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ऊपर गया, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप नीचे आया। ओके, नाउ लेटेस्ट एग्जांपल अगर हम ले तो अदानी पावर। अदानी पावर कुछ ही दिनों में काफ़ी सारे परसेंटेज रिटर्न दे दिए, लेकिन आज आप देख रहे होगे कि खाली एक न्यूज़ आने के कारण वो स्टॉक पूरी तरह से ऑलमोस्ट 60-70% नीचे गिर चुका था। सो मैं बताना यही चाहता हूँ कि कोई भी स्टॉक अगर स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाता है, धीरे धीरे बिल्ड करता है, तो नीचे आते वक्त भी वो धीरे धीरे ही नीचे गिरेगा। लेकिन जो अगर स्टॉक एक झटके में ऊपर चला जाए, तो नीचे आते वक्त वो एक झटके में नीचे आएगा। जैसे कि आप आईटीसी का देख लो, आईटीसी जो है एकदम स्लो ग्रोइंग स्टॉक है, एकदम स्लो जाएगा लेकिन अच्छे से जाएगा। सो ऐसे स्टॉक्स को चूज करो ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए। ओके, सो आई होप आपको ये प्राइस एक्शन का और स्टॉक मार्केट का बेसिस का सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इस कोर्स में हम ऐड करेंगे, जो एक्सपेक्ट कोर्स में भी होगी। कुछ चीज़ें मैंने इस कोर्स में आपको, इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है, और सारी चीज़ें आपको इसमें बताने की कोशिश करूंगा आगे जाकर। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।